So hello everyone, welcome to my YouTube channel Radiant Prashmi. So last time basically हमने इंग्लिश मैराथन स्टार्ट किया था जिसके अंदर हमने पार्ट 1 ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं. So आज की वीडियो के हम उसी पार्ट 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे. So आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू एंटोनियम. तो लास्ट टाइम हमने वीडियो के अंदर सिनोनियम्स को कवर अप किया था. एंटोनियम्स का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ड है सिंथेटिक. सिंथेटिक की अगर हम बात करें इसका मतलब होता है मैन मेड. अगर हम किसी भी चीज को आर्टिफिशियली तैयार करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक, मैन मेड, या फिर और हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल. तो हमने इसका ऑपोजिट मीनिंग बताना है, मतलब कि इसका ऑपोजिट वर्ड बताना है. सो आर्टिफिशियल का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? जो चीज नेचुरल है. सो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, नेचुरल. नेचुरल बोल सकते हैं या और क्या लिखा आ सकते हैं? रियल. एग्जाम के अंदर और क्या लिखा आ सकता है? जेन्युइन. और जेन्युइन के साथ एक वर्ड जो एग्जाम के अंदर काफी रिपीट होता है दैट इज द ऑथेंटिक. तो रियल, जेन्युइन, ऑथेंटिक, नेचुरल, ये सब सिंथेटिक के क्या है? ऑपोजिट वर्ड है. और यहाँ पे आर्टिफिशियल वर्ड भी आ सकता है. So the next word is प्रोफेन. प्रोफेन का मतलब क्या होता है? प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र. कोई भी चीज अपवित्र है. अपवित्र. तो प्रोफेन का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? कोई चीज पवित्र है. पवित्र को हम क्या बोलते हैं? पाइस. तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, पाइस भी हम बोल सकते हैं. या और इसकी जगह पे क्या लिखा आ सकता है? सेकंड. सेकंड का मतलब भी क्या होता है? पवित्र. और रेवर, रेवर इसका मतलब भी क्या होता है? पवित्र. सो ये क्या है? प्रोफेन वर्ड के ऑपोजिट वर्ड है. ठीक है, और ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है. ये एग्जाम के अंदर बहुत रिपीट होता है, सो इसको अच्छे से याद रखना है. सो द नेक्स्ट वन इज मिजरी. मिजरी का बेसिकली मतलब होता है कि जो बहुत ही ज्यादा कंजूस हो, कि बहुत ही कंजूसी से खर्चा करता है, उसको हम बोलते हैं मिजरी. तो मिजरी का ऑपोजिट मतलब क्या होगा? जो बहुत ही दिल से खर्चा करता है, मतलब कि जो अच्छे दिल का होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसका ऑपोजिट वर्ड होगा. सो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, एक्स्ट्रा वेजेंट. जो एक्स्ट्रा खर्चा करेगा उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा वेजेंट. और हम क्या बोल सकते हैं? स्पेंडथ्रिफ्ट. जो ज्यादा पैसे स्पेंड करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेंडथ्रिफ्ट. और मिजरी का मतलब क्या होता है? कंजूस. कंजूस. और इसकी जगह पे कौन सा वर्ड आ सकता है? दैट इज फ्रूगल. फ्रूगल भी आ सकता है. और पार्सिमोनियस. पार्सिमोनियस ये क्या है? मिजरी के सिनोनियम्स हैं. स्पेंडथ्रिफ्ट, एक्स्ट्रा वेजेंट, ये क्या है? मिजरी के एंटोनियम. सो द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 19. 19 वर्ड इज जुडिशियस. जुडिशियस का मतलब होता है कि जो लोग बहुत ही समझदारी के साथ कोई काम करते हैं उनको हम बोलते हैं जुडिशियस. मतलब कि अवेयर रहते हैं जो. ठीक है, जो अवेयर होते हैं. कॉशियस मतलब सावधान रहते हैं, उनको हम बोलते हैं जुडिशियस. और इसका ऑपोजिट मतलब क्या होगा? कि जो लोग बहुत ज्यादा क्या है? लापरवाह है. सो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इनडिस्क्रेट. या हम केयरलेस भी बोल सकते हैं. केयरलेस, लापरवाह. सो ये क्या है? जुडिशियस का ऑपोजिट मीनिंग. सो द नेक्स्ट वन इज अमीलियोरेट. अमीलियोरेट वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर सुधार करना. सुधारना, सुधार करना, दैट इज अमीलियोरेट. और इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? किसी भी चीज को बिगाड़ना. जैसे कि इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, वर्सन. वर्सन मतलब किसी चीज को बिगाड़ना. और अमीलियोरेट का सिमिलर एग्जैक्ट ऑपोजिट वर्ड क्या होता है? डिटीरियोरेट. डिटीरियोरेट ये अमीलियोरेट का एग्जैक्ट ऑपोजिट वर्ड है, किसी भी चीज को बिगाड़ना. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21.
तो क्वेश्चन नंबर 21 इज पार्सिमोनियस। अभी हम इसके बारे में पढ़ के आए हैं। पार्सिमोनियस का मतलब क्या होता है कि जो बहुत ज्यादा चीजों को बचा के रखता है, कंजूस होता है, दैट इज पार्सिमोनियस। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका जो ऑपोजिट आंसर बनेगा दैट इज जेनरस। जेनरस का मतलब होता है काइंड, जो दयालु होता है उसको हम बोलते हैं जेनरस। सो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। अब जैसे यहाँ पे फ्रूगल और स्टिंगी लिखा हुआ है, इनका मतलब भी क्या होता है, कंजूस। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ पार्सिमोनियस। नेक्स्ट वन इज 22nd, ऑडेशियस। ऑडेशियस का मतलब होता है कि जो बोल्ड होता है, मतलब कि नीडर होता है, डरता नहीं है, उसको हम बोलते हैं ऑडेशियस, नीडर। इसका जो ऑपोजिट वर्ड होगा डरपोक, सो डरपोक को हम क्या बोलते हैं, टिमिड। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, टिमिड। और क्या बोल सकते हैं, कावर्ड। टिमिड एंड कावर्ड, ये क्या है, इसके ऑपोजिट वर्ड है ऑडेशियस के। सो द नेक्स्ट वन इज 23rd, जील। जील का मतलब होता है उत्साहित। उत्साहित मतलब कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना, किसी भी चीज के लिए एक्साइटेड होना, दैट इज अ जील। और जील का हमने ऑपोजिट मतलब बताना है। एक्साइटेड का ऑपोजिट क्या होगा कि जो बहुत ही सुस्त होता है, जिसको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, डेफिडेंस। सो डेफिडेंस इज अ राइट आंसर, ऑपोजिट वर्ड ऑफ जील। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास अक्विट। अक्विट का मतलब होता है बरी करना। जैसे कोर्ट के अंदर किसी भी क्रिमिनल को बरी करते हैं, ठीक है, मतलब कि उसको छोड़ देना, बरी करना, दैट इज द मीनिंग ऑफ अक्विट। और इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, ऑपोजिट मतलब जब हम किसी को दोषी करार करते हैं, सो इसका जो ऑपोजिट वर्ड आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कन्विक्ट। सो अक्विट का ऑपोजिट वर्ड होता है कन्विक्ट, मतलब कि किसी को दोषी मानना। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 इज मैग्नीफाई। मैग्नीफाई का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, किसी चीज को बड़ा करना। जैसे मैग्नीफाई ग्लास होता है, किसी चीज को बड़ा करना। तो इसका जो ऑपोजिट होगा किसी चीज के, किसी भी चीज के साइज को घटा देना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, डिमिनिश। डिमिनिश, रिड्यूस और डिक्रीज विच मीन्स कम करना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीफाई बड़ा करना और डिमिनिश मतलब किसी भी चीज के साइज को कम करना। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 इज ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत। ट्रैंक्विल मतलब शांत रहना। इसके जो और सिनोनियम एग्जाम के अंदर आते हैं जैसे कि सेरीन, कंपोज, पीसफुल, ये क्या है, ट्रैंक्विल के सिनोनियम्स हैं। ठीक है, और इसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा, जो बहुत ही ज्यादा नॉइसी होगा, जो शोर करेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, नॉइसी। तो ट्रैंक्विल का ऑपोजिट मतलब है नॉइसी, शोर करना। नेक्स्ट वन इज मिटिगेट। अभी हमने पढ़ा इसके बारे में कि मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज को कम करना। कम करना, मिटिगेट। तो कम करना, इसका ऑपोजिट मतलब क्या होगा, किसी भी चीज को बढ़ाना। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एग्रवेट। एग्रवेट और एम्पलीफाई, किसी भी चीज को बढ़ाना, एग्रवेट और एम्पलीफाई। सो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 इज प्लिकेट। प्लिकेट का मतलब भी क्या होता है, शांत। प्लिकेट का मतलब भी क्या होता है, शांत करना। और शांत करने का ऑपोजिट मतलब क्या होगा, किसी को उकसाना या फिर किसी को गुस्सा दिलाना। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज एंटोगनाइज।
एंटोगनाइज मतलब किसी को उकसाना, या हम बोल सकते हैं इंस्टिगेट, इंस्टिगेट और इंसाइट, प्रोवोक करना, सिंपल वर्ड जो सबको पता होता है, दैट इज अ प्रोवोक। सो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। सो नेक्स्ट वन इज मैमूथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। मैमूथ का मतलब होता है बहुत बड़ा, मैमूथ मतलब बहुत बड़ा। इसके जो सिनोनियम्स हैं, मतलब कि इसके जो सेम वर्ड है, दैट इज क्लोजल, ह्यूज, स्टुपेंडस, ठीक है, गिग्नाटिक, जाइंट, ये इसके सिनोनियम्स है। और इसका जो ऑपोजिट वर्ड होगा कि कोई चीज बहुत ही ज्यादा छोटी है, सो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, टाइनी या फिर स्मॉल, टाइनी और स्मॉल। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है दैट इज एंटीपैथी। अब देखो जैसे यहां पे लिखा हुआ है एंटी, एंटी मतलब क्या होता है, ऑपोजिट। सो एंटीपैथी का मतलब होता है कि जब हम किसी से नफरत करते हैं, नफरत करना, एंटीपैथी। इसका जो ऑपोजिट वर्ड होगा जब हम किसी चीज को पसंद करते हैं, किसी चीज को अच्छा मानते हैं, सो दैट इज अ फॉन्डनेस। फॉन्डनेस का मतलब किसी चीज को पसंद करना, फॉन्डनेस। इंक्लिनेशन भी बोल सकते हैं, इंक्लिनेशन। और एंटीपैथी का ऑपोजिट वर्ड, डायरेक्ट ऑपोजिट क्या होगा, एम्पथी। एम्पथी मतलब कि किसी चीज से सहानुभूति देना। सो ये इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट एंटोनियम जो एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम्स रिपीट होते हैं। अब देखने में ये वर्ड एक लगता है, बट अगर आप इनके ऑप्शंस को या फिर जो भी वर्ड मैं वहां पे लिख रही हूं उनको आप याद करोगे तो काफी सारे वर्ड्स हो जाते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज फिलिंग इन द ब्लैंक्स। अब फिलिंग इन द ब्लैंक्स एग्जाम के अंदर पूरे इंग्लिश ग्रामर से पूछे जाते हैं, जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच है या फिर प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, ऑल दैट। सो आज का जो हमारा फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट फिलिंग इन द ब्लैंक्स, दैट इज आई सो अ डैश ऑफ वॉल्व्स रोमिंग अराउंड द फॉरेस्ट। तो ये क्वेश्चन बेसिकली फिलिंग इन द ब्लैंक्स के अंदर नाउन की फॉर्म के अंदर पूछा गया। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डैश ऑफ वॉल्व्स, जो वॉल्व्स है, वॉल्व्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक, ग्रुप, हर्ड, पैक। इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। वॉल्व के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, पैक, पैक ऑफ वॉल्व। अब जैसे फ्लॉक लिखा हुआ है, इसका क्या बनता है, फ्लॉक ऑफ शिप। ग्रुप हम किसी भी चीज को बोल देते हैं, हर्ड, हर्ड ऑफ लायन और हर्ड ऑफ काउ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर फिलिंग इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी पूछे जाते हैं, और ये नाउन टॉपिक से पूछा गया। सो पैक ऑफ वॉल्व इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, सेंटेंस सॉरी, डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। नॉलेज, अगर हम नॉलेज की बात करें, नॉलेज क्या है, नाउन है। अब जिन चीजों को हम गिन सकते हैं, मतलब कि जो वर्ड को हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्यू। काउंटेबल नाउन के लिए हम कौन सा एडवर्ब यूज करते हैं, काउंटेबल नाउन, दैट इज फ्यू। बट जिन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते, दैट इज अ अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल के लिए हम क्या यूज करेंगे, लिटल, अ लिटल, द लिटल। सो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज द ऑप्शन नंबर सी, अ लिटल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, क्योंकि नॉलेज को हम काउंट नहीं कर सकते। अ लिटल का मतलब होता है कुछ मात्रा में, कोई चीज कुछ मात्रा में प्रेजेंट है। सो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अगर बाई चांस यहाँ पे बुक्स लिखा होता तो बुक्स के लिए हम क्या यूज करते, फ्यू, क्योंकि बुक्स क्या है, काउंटेबल नाउन है। जैसे कार्स है, बुक्स है, ये सब काउंटेबल नाउन है,
और काउंटेबल नाउन के लिए हम फ्यू यूज करेंगे और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम क्या यूज करेंगे, दैट विल बी लिटल। तो नेक्स्ट जो हमारी फिलअप्स है, फिलअप्स नंबर 3, गिव डैश आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब ये बेसिकली आर्टिकल टॉपिक से पूछा गया है क्वेश्चन। जैसे हम आंसर की बात करें, आंसर, आंसर क्या है, सिंगुलर नाउन है। आंसर वर्ड क्या है, सिंगुलर नाउन, और ये कॉमन भी है। अब किस तरह का आंसर, कुछ मेंशन नहीं है, तो ये किस तरह का नाउन हो गया, कॉमन नाउन। अब आंसर जो वर्ड है ये किससे शुरू हो रहा है, ए, और ए क्या है हमारे पास, वोवल। तो जब भी कोई वर्ड सिंगुलर है, कॉमन है और वोवल से स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पे हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, दैट इज आर्टिकल एंड। सो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। आर्टिकल बेसिकली हमेशा हम सिंगुलर, कॉमन और काउंटेबल नाउन के लिए ही यूज करेंगे। अगर यहाँ पे वोवल की जगह पे कंसोनेंट होता, कॉन्सोनेंट, जैसे यहाँ पे कार लिखा होता, अब कार क्या है, सिंगुलर भी है, कॉमन भी है, बट कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम कौन सा आर्टिकल यूज करते, दैट इज आर्टिकल ए। और आर्टिकल एन को हम कौन सा आर्टिकल बोलते हैं, इनडेफिनाइट आर्टिकल, इनडेफिनाइट आर्टिकल, ये भी आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट जो हमारी फिलअप्स है ये रिपीट हो गई। नेक्स्ट वन इज इट डैश सिंस अर्ली मॉर्निंग। बेसिकली जब हमने लास्ट वीडियो के अंदर एरर के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स किए थे और उनके क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया था, वहां पे मैंने इसको समझाया। ये हमारा टेंस का क्वेश्चन है, ये टेंस से पूछा गया है। अब अगर किसी भी टेंस के अंदर, किसी भी टेंस के अंदर सिंस या फिर फोर प्रेपोजिशन गिवन है, तो वहां पे हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, या तो हम यूज करेंगे हैज हैव बीन, हैज हैव बीन, या फिर हैड बीन। अगर किसी भी सेंटेंस के एंड में हमें दो प्रेपोजिशन गिवन है, सिंस और फोर, तो या हम हैज हैव बीन यूज करेंगे या फिर हैड बीन। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, हैज बीन। तो इसका राइट आंसर बनेगा इट हैज बीन रेनिंग सिंस अर्ली मॉर्निंग। ऐसे क्वेश्चन को बेसिकली हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं कि अगर आपको इसका राइट आंसर नहीं भी पता तो आप ऑप्शन से इसका जो मतलब राइट आंसर है उसको आप कंक्लूड कर सकते हो। So moving to the next one, fill-ups number 6. He is definitely elder dash me. अब ये क्वेश्चन एडजेक्टिव का भी हो सकता है और प्रेपोजिशन का भी हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा है एल्डर, एल्डर, प्रेफर, इन वर्ड के साथ ये बेसिकली डिग्रीज है, कंपैरेटिव डिग्री है, बट इनके साथ हमेशा हम कौन सी प्रेपोजिशन यूज करते हैं, टू। और एग्जाम के अंदर हमें गिवन क्या होता है, देन, जो कि हमारी ग्रामेटिकल एरर है। तो यहाँ पे एल्डर की जगह पे एल्डर के साथ क्या आएगा, एल्डर टू। ही इज डेफिनेटली एल्डर टू मी। और कौन कौन से वर्ड हैं, जैसे हम लिखते हैं सीनियर, तो सीनियर के साथ कभी भी देन नहीं आएगा, वहां पे भी हम क्या यूज करेंगे, सीनियर टू। जैसे जूनियर, जूनियर के साथ भी हम टू लगाते हैं, अगर बाई चांस देन लगा है वो भी क्या है, हमारी ग्रामेटिकल एरर। तो इन वर्ड के साथ हमेशा हम टू प्रेपोजिशन लगाएंगे। तो नेक्स्ट वन इज फिल अप नंबर 7, लेट मी अक्वेंट हिम डैश द टॉपिक। अब ये क्वेश्चन बेसिकली फिक्स्ड प्रेपोजिशन से पूछा गया है। हमारे ऑप्शन है अबाउट, विद, टू, ऑफ। अब जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा है अक्वेंट, अक्वेंट, तो अक्वेंट वर्ड के साथ हमेशा हम कौन सी फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज करते हैं, विद। ऐसे ही जैसे यहाँ पे अगर लिखा होता अक्विट,
अक्विट के साथ क्या आता है? ऑफ। अगर यहाँ पे लिखा होता कन्विक्ट, कन्विक्ट के साथ भी हम क्या यूज करते हैं? ऑफ। अक्यूज, अक्यूज के साथ क्या आता है? ऑफ। अगर यहाँ पे बाउंड लिखा होता तो उनके साथ हम क्या यूज करते हैं? बाउंड विद। सो ऐसे फिक्स प्रेपोजिशन को हमें याद करना पड़ेगा। सो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कि अक्वेंट के साथ हम कौन सी फिक्स प्रेपोजिशन यूज करते हैं? विद प्रेपोजिशन। सो द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज द पुलिस डैश ऑन ड्यूटी। अब ऐसे क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। अब जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है पुलिस, ये नाउन का क्वेश्चन है। जैसे पुलिस, कमेटी, ज्यूरी, ये वर्ड क्या है? कलेक्टिव नाउन है। इन वर्ड को हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन भी बोलते हैं। और ये वर्ड अपने आप के अंदर किस तरह के हैं? प्लूरल। ये अपने आप के अंदर किस तरह के वर्ड हैं? प्लूरल। तो जैसे कलेक्टिव नाउन है पुलिस, कमेटी, ज्यूरी, इनके बाद हमेशा हम वर्ब कौन सी यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब। इन सेंटेंस के बाद, इन वर्ड्स के बाद सॉरी, हम वर्ब हमेशा कौन सी यूज करेंगे? प्लूरल। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं आर, इज, वॉज, हैव। तो इज और वॉज को हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों वर्ब क्या है? सिंगुलर। अब हमारे पास दो वर्ब गिवन है प्लूरल, एक आर गिवन है और एक हैव गिवन है। अब हैव के साथ हमेशा कोई ना कोई वर्ब होने चाहिए, हैव के साथ वर्ब होने चाहिए, बट यहाँ पे तो कोई वर्ब गिवन नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हम एलिमिनेट करेंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज द ऑप्शन नंबर ए, द पुलिस आर ऑन ड्यूटी। ठीक है जी। तो ऐसे क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9। ही स्टैंड्स डैश व्हाट ही हैज डन। अब ये क्वेश्चन भी फ्रेजल वर्ब से है। फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है? अब जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है स्टैंड, एक हमारे पास वर्ड है स्टैंड फॉर, एक हमारे पास वर्ड है स्टैंड बाय। अब स्टैंड फॉर का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट। स्टैंड बाय का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को होल्ड पे रखना। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर बनेगा ही स्टैंड फॉर, उसने रिप्रेजेंट किया है, जो भी उसने गलती की है। सो ही स्टैंड फॉर व्हाट ही हैज डन। सो ऐसे क्वेश्चंस को हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब, जहां पे हमारी एक ही वर्ब के साथ डिफरेंट प्रेपोजिशन लगी होती है और उनका मीनिंग भी क्या होता है? डिफरेंट। तो इनको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। सो स्टैंड फॉर मतलब रिप्रेजेंट, और स्टैंड बाय का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को होल्ड पे रखना। सो द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 10। So question number 10, the doctor advised him to take care dash his health। अब ये भी फिक्स प्रेपोजिशन का है। टेक केयर के साथ हम कौन सी फिक्स प्रेपोजिशन यूज करते हैं? ऑफ। सो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फिलिंग इन द ब्लैंक्स जो कि डिफरेंट टॉपिक के ऊपर होते हैं, जैसे फिक्स प्रेपोजिशन है, फ्रेजल वर्ब है, या फिर टेंसेस है, नाउन है। तो अगर आप एक बार सारे पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे से पढ़ते हैं तो आप कोई भी टॉपिक है जैसे सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, तो सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट वन वर्ड है स्टडी ऑफ मैनकाइंड। सो जो मैनकाइंड की स्टडी होती है इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी की जो ह्यूमन है उनका कल्चर कैसा है, उनकी रिचुअल कैसे हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है, दैट इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। अब जैसे यहाँ पे पैथोलॉजी लिखा हुआ है, ये होता है स्टडी ऑफ डिसीज,
स्टडी ऑफ डिसीज, ठीक है। ये फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, अ पर्सन हु लुक्स ऑन द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग्स। ब्राइट साइड का मतलब है कि जो पर्सन हमेशा होपफुल रहता है, पॉजिटिव चीजों की तरफ देखता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्टिक या फिर ऑप्टिमिस्ट, जिसको हम आशावादी भी बोल सकते हैं, विच मीन्स होपफुल, होपफुल, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे पेसिमिस्ट लिखा हुआ है, ये ऑपोजिट का एग्जैक्ट ऑपोजिट, ऑप्टिमिस्ट का एग्जैक्ट ऑपोजिट वर्ड है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट का मतलब क्या है कि जो लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं या नेगेटिव चीजों की तरफ ध्यान देते हैं, उनको हम बोलते हैं पेसिमिस्ट। और जो हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, होपफुल रहते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट। तो ऐसे वर्ड ना एग्जाम के अंदर वोकैबुलरी में भी पूछे जा सकते हैं। So next one is question number 3rd. Person who claim to have great love for and understanding of what beautiful in nature art. मतलब कि इसको हम बोलते हैं लवर ऑफ आर्ट, जिसको हर तरह की आर्ट के साथ प्यार होता है, दैट इज कॉलोनाइजर। सो कॉलोनाइजर ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, ठीक है। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। Next one is language difficult to understand because of bad form. अगर हम किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी भाषा को समझ नहीं पा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स बैड फॉर्म, इसको समझना बहुत मुश्किल है, तो ऐसी भाषा को हम बोलते हैं जैर्गन, जैर्गन, ऑप्शन नंबर बी। रिटोरिक का मतलब क्या होता है, जब हम किसी लैंग्वेज को दूसरों को इंप्रेस करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज रिटोरिक। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जैर्गन। नेक्स्ट वन इज 5th, अ गवर्नड बाय पीपल। अब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एग्जाम के अंदर काफी पूछा जाता है। जैसे कि हमारा भारत है, तो हमारे भारत की गवर्नमेंट कैसी है, डेमोक्रेसी है हमारे भारत के अंदर, मतलब कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है। सो गवर्नड बाय पीपल को हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डिक्टेटरशिप। जैसे अगर कोई सिंगल पर्सन की गवर्नमेंट हो, सिंगल पर्सन की सरकार को हम क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, ठीक है जी। नोबल्स की गवर्नमेंट को हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट वन इज ग्रेजुअल रिकवरी फ्रॉम इलनेस। इलनेस मतलब बीमारी, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे। अगर कोई पर्सन धीरे धीरे किसी भी बीमारी से रिकवर होता है, सही हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेलिसेंस। कन्वेलिसेंस मतलब किसी भी बीमारी से सही होना। और अगर किसी भी डिसीज की वजह से किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेटल। अगर बीमारी की वजह से डेथ हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फेटल। अगर बंदा रिकवर कर जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेलिसेंस। अमनेशिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी। अगर किसी की याद चली जाती है, उसको याददाश्त चली जाती है, दैट इज अ एमनेशिया। तो नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7, द पावर ऑफ रीडिंग द थॉट ऑफ अदर। मतलब कि दूसरों के दिमाग को पढ़ना, इसको हम क्या बोलते हैं, टेलीपैथी, ऑप्शन नंबर डी, टेलीपैथी। साइकोलॉजी मतलब दूसरों के विचारों को समझना, दूसरों के थॉट को पढ़ना इज अ टेलीपैथी। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8, वन नोइंग एवरीथिंग। जिस बंदे को सब कुछ पता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओमनीसाइंट, ओमनीसाइंट। ओमनी मतलब एवरी, सो ओमनीसाइंट मतलब जिसको सब कुछ पता है, ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज
वन हु स्पेशलाइज इन अ स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो जो पंछियों की स्टडी करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट। प्लांट्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? बॉटनी। एनिमल्स की जूलॉजिस्ट। ठीक है, सो ये आप याद रख सकते हो। तो जो हमारा लास्ट वन वर्ड है दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट। कि कुछ लोग ऐसा बनने की कोशिश करते हैं जो वो है नहीं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? इम्पोस्टर। ऑप्शन नंबर ए, इम्पोस्टर। सो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू जंबल सेंटेंसेस। जंबल सेंटेंसेस को सॉल्व करना अपने आप में ही बहुत एक डिफिकल्ट टास्क है। इसके भी कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, इसमें भी ग्रामर लगती है जिसकी हेल्प से हम इनको आसानी से यूज कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। बेसिकली जब भी हम जंबल सेंटेंसेस को सॉल्व करते हैं, ट्राई करो कि आप इनकी या तो पेयरिंग बनाओ, किसी भी ऑप्शन से आप पेयरिंग उठाओ, या फिर आप ऑप्शन के थ्रू ही इनको सॉल्व करो। अब जैसे हमारे पास फर्स्ट जंबल सेंटेंस गिवन है, यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट जो सेंटेंस है वो तो सेम रहेगा, बट बाकी जो सेंटेंस है इनको हमने ऑर्डर के अंदर लगाना है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो हु लिव्ड विद हिज वर्चुअस वाइफ। अब हु से हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, इसका रीजन क्या है? हु के पहले हमारे पास सेंटेंस के अंदर कोई भी नाउन गिवन होना चाहिए, मतलब कि हमारा ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। नेक्स्ट है लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो इन अ कंट्री कॉल्ड चिंशू। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम प्रेपोजिशन से सेंटेंस नहीं शुरू कर सकते, तो हमारा ये ऑप्शन भी सेंटेंस का नहीं हो सकता। लॉन्ग टाइम अगो, लॉन्ग, अब हमारा या तो सेंटेंस आर से स्टार्ट होगा या फिर किससे स्टार्ट होगा? एस से स्टार्ट होगा। ठीक है, लॉन्ग टाइम अगो, एंड से हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। रीजन, क्योंकि अभी ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है। अगर हमने एंड लगाना है तो एटलीस्ट हमारे पास सेंटेंस खुद में कंप्लीट होना चाहिए। सो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। लॉन्ग टाइम अगो देयर रूल्ड अ नोबल किंग। अब किंग क्या है? यहाँ पे नाउन है, तो नाउन के बाद हम क्या यूज करेंगे? प्रोनाउन यूज करेंगे। जैसे देयर रूल्ड अ नोबल किंग हु। अब हु क्या है? हमारा प्रोनाउन है। सो बेसिकली यहाँ पे पेयरिंग किस किस की हो रही है? आर और पी। सो इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप सारे सेंटेंसेस को कवर करो, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो तो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा जंबल सेंटेंस है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हेन आई रीच्ड माई ऑफिस। अब यहाँ पे भी फर्स्ट और सिक्स क्या है? कॉन्स्टेंट है, बाकी सेंटेंसेस को हमने ऑर्डर में लगाना है। व्हेन आई रीच्ड माई ऑफिस, अब देखो यहाँ पे रीच्ड ये क्या है? पास्ट वर्ब है, तो पास्ट वर्ब के साथ हम नेक्स्ट वर्ब भी कौन सी यूज करेंगे? पास्ट ही यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट जो टेंस होता है इसका कॉम्बिनेशन हमेशा पास्ट के साथ ही बनेगा। अब जैसे यहाँ पे कोई पास्ट वर्ब नहीं है, यहाँ पे पास्ट वर्ब गिवन है, यहाँ पे वुड लगा हुआ है, तो इससे भी सेंटेंस नहीं स्टार्ट होगा, टू से भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? प्रेपोजिशन। अब हमें पता है कि हमारा सेंटेंस है वो क्यों ऑप्शन से स्टार्ट होगा। When I reach my office, I found my mother, क्योंकि ये भी पास्ट वर्ब है और फोन भी क्या है? पास्ट वर्ब है। तो अगर हमारा सेंटेंस क्यों से स्टार्ट होगा तो ऑप्शंस पे देखिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि जहां पे सेंटेंस क्यों से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा राइट आंसर है। When I reach my office, I found my mother to tell her that I would not be able to get home early as I had promised. So इसका जो right answer बनेगा that is option number B. Next one is, अब यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट सेंटेंस गिवन नहीं है, हमें सिंपल 4 सेंटेंस गिवन है। तो ऐसे सेंटेंसेस में कोशिश करो कि आप सबसे पहले नाउन को आइडेंटिफाई करो कि सेंटेंस के अंदर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं।
जैसे व्हेन अ केमिकल सब्सटेंस द फूड पॉइजनिंग अकर्ड इन द फूड प्रिपरेशन वाज मिस्टेकन फॉर सॉल्ट एंड यूज्ड। अब देखो यूज्ड के साथ हम फिक्स प्रेपोजिशन इन यूज करते हैं, मतलब कि एस के बाद हमारा जो दूसरा ऑप्शन आएगा वो आर आएगा। अब यहाँ पे एस की पेयरिंग किसके साथ हो रही है, आर के साथ। अगर हम देखें यहाँ पे भी एस की पेयरिंग है आर के साथ, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, मतलब हमारा सी ऑप्शन नहीं होगा, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है व्हेन अ केमिकल, अब सेंटेंस की पेयरिंग होगी एस और आर के साथ, मतलब कि इनसे सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं स्टार्ट होगा, क्योंकि वो से हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। ये क्या है, सिंपल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। अब या तो हमारा सेंटेंस पी से स्टार्ट होगा या क्यों से स्टार्ट होगा। अब फूड पॉइजनिंग की अगर हम बात करें, फूड पॉइजनिंग हमारे पास क्या है, नाउन है, तो नाउन के बाद ही हम बाकी पार्ट ऑफ स्पीच को ऑर्डर में लगाएंगे। तो हमारा सेंटेंस क्यों से स्टार्ट होगा, इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये बेसिकली प्रैक्टिस के साथ ही आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है 4, a number of measure the financial condition for mobilization of resources in order to improve are being taken by state government of the municipal corporation। अब यहाँ पे भी हमारा जो फर्स्ट और सिक्स सेंटेंस है ये कांस्टेंट रहेगा। अब देखो सेंटेंस की जो शुरुआत है वो अ नंबर ऑफ से हुई है, तो इसका भी एक पर्टिकुलर रूल है। अगर हमारा कोई भी सेंटेंस अ नंबर ऑफ से स्टार्ट होता है तो उसके बाद जो हमारा नाउन होगा वो कौन सा होगा, प्लूरल नाउन। और प्लूरल नाउन के बाद डायरेक्ट हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। डायरेक्ट क्या आएगा, प्लूरल वर्ब। अब अगर हम वर्ब की बात करें, द वर्ब नहीं है, फॉर वर्ब नहीं है, इन वर्ब नहीं है, आर क्या है, हमारी वर्ब है। मतलब कि इसके बाद कौन सा आएगा सेंटेंस, एस सेंटेंस आएगा। तो एस से हमारा एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अ नंबर ऑफ मेजर आर बीइंग टेकन बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज in order to improve the financial condition of the municipal corporation। तो ऐसे ये sentences आप solve कर सकते हो अगर आपको grammatical rules की थोड़ी बहुत ही knowledge है। Next one is paintings have been which was submitted totally ruined by rain for the exhibition last night। अब पेंटिंग्स अपने आप में कौन सा वर्ड है, नाउन है, तो इसके बाद डायरेक्ट हम क्या यूज करेंगे, वर्ब। पेंटिंग्स हैव बीन टोटली र्यून्ड बाय, पी का कॉम्बिनेशन किसके साथ बनेगा, आर के साथ। सो पी आर हमारे पास एक ही ऑप्शन है और एक ऑप्शन ये है, तो दो ऑप्शन से हमारा आंसर है वो निकल के आएगा। पेंटिंग्स हैव बीन टोटली र्यून्ड बाय रेन which was submitted for the exhibition last night। अब जैसे यहाँ पे सबमिटेड वर्ड लिखा हुआ है, सबमिटेड के साथ हम फिक्स प्रेपोजिशन क्या यूज करते हैं, फॉर। तो क्यों के बाद हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा, एस ऑप्शन आएगा। सो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम्स के अंदर मल्टीपल टाइम्स पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हर एक टॉपिक का पार्ट ऑफ स्पीच है जो वो कवर करेंगे। तो फॉर मोर अपडेट चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।